नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? और आज हमारा बैंकिंग खंड है। तो कल हम लोगों ने मॉनेटरी पॉलिसी में जो क्वांटिटेटिव टूल है, उसको हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोग सबसे पहले क्वालिटेटिव टूल पढ़ेंगे और तब हम लोग फिर बैंकिंग स्टार्ट करेंगे। बैंकिंग में हम लोग को बहुत डीप जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा ये एग्ज़ाम जो है, वह बैंकिंग रिलेटेड नहीं है। अगर एसबीआई का पीओ का एग्जाम होता तो आप बहुत डीप चले जाते, लेकिन आप इसमें काम भर जो चीजें हैं उसी को आपको पढ़ना रहेगा, क्योंकि बैंकिंग में पढ़ने को बहुत सारी चीजें होती हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले जो कल हम लोगों ने जहां पर छोड़ा था उसको सबसे पहले देखते हैं, और फिर हम लोग जो है, तो हम लोगों ने कल मौद्रिक नीति पढ़ना शुरू किया था। और मौद्रिक नीति में सबसे पहले हम लोगों ने जो है वह क्या देखा, तो मौद्रिक नीति में सबसे पहले हम लोगों ने कल क्वांटिटेटिव टूल्स देखे। तो क्वांटिटेटिव टूल्स देख लिया। और जहां तक रही एमसीक्यू की बात, तो एमसीक्यू जो होगा वो सैटरडे को या फिर फ्राइडे को करवाते हैं, ताकि उसमें मॉनेटरी पॉलिसी और बैंकिंग सारा कुछ एक साथ कवर हो जाए। और टॉप 50 सवालों का एमसीक्यू आप लोगों के लिए करवाते हैं, क्योंकि कल रात में भी जब क्लास ले रहे थे तो बहुत लोग कमेंट कर रहा था, तो करवाते हैं। क्लासेस में कमेंट में ज़्यादा इसलिए नहीं लेता, क्योंकि कमेंट अगर ज़्यादा लेते हैं तो फिर आपका क्लासेस जो होता है ना, वो थोड़ा सा स्पीड उसका कम हो जाता है। तो हम लोग एक बार आगे बैंकिंग खत्म कर लेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी एंड बैंकिंग, तब हम लोग अच्छे से सवालों को लेंगे। तो कल जो होगा वह मोस्ट प्रोबेबली आपसे जितने आपके डाउट्स है उसको आप स्टोर करके रखिए, और फिर आप जितने डाउट्स होगा फिर आपके सारे डाउट्स को लेंगे। तो क्वांटिटेटिव टूल्स में हम लोगों ने रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, एसडीएफ, एसडीएफ, सीआरआर और एसएलआर, ये लगभग हम लोगों ने पढ़ लिए। और फिर ओएमओ। और इसमें मिला जुलाकर कुछ वैसा नहीं है जो आपको बहुत परेशानी देगा। आज हम लोग सबसे पहले क्वालिटेटिव पढ़ लेते हैं। क्वालिटेटिव टूल्स, देखिए इसको जनरल टूल्स हम क्यों कहे, आपको समझ में आया? क्योंकि ऐसा नहीं था कि रेपो रेट कम करने से केवल फायदा किसानों को होता। इट वाज जनरल, सबको होगा। रेपो रेट बैंक कम करेगा, आरबीआई बैंक के लिए कम करेगा, बैंक कस्टमर के लिए कम करेगा। तो वो कोई भी हो सकता है, वो केवल और केवल ऐसा नहीं है कि वो केवल और केवल महिलाएं होंगी या फिर कृषक होंगे, ऐसे नहीं है। इसीलिए ये जनरल टूल्स होता है। लेकिन ये वाला जो टूल है ना, जिसको हम गुणात्मक उपकरण कहते हैं, ये वाला जो टूल है, ये टूल जो आपका रहेगा, ये इनडायरेक्ट टूल नहीं है। मतलब ये एक तरह से अगर कहा जाए तो ये जनरल टूल है। ये जनरल टूल नहीं है, ये कैसा है, सेलेक्टिव टूल है। कैसा है? सेलेक्टिव। ये जनरल था, ये सेलेक्टिव टूल है। इसको जो है वो सेलेक्टिव टूल्स भी हम कहते हैं। इसको सेलेक्टिव टूल्स भी कहा जाता है। ठीक है। और जैसा मैंने आपको बताया कि ये इनडायरेक्ट टूल था, ये डायरेक्ट है, मतलब सीधे जिस भी ऑडियंस को टारगेट करेगा वो सीधे टारगेट करेगा। ये डायरेक्ट टूल है। ये कैसा था? ये था इनडायरेक्ट और जनरल। कैसा था? कल हम लोगों ने पढ़ा इनडायरेक्ट और जनरल। अब हम लोग जो है वह इस क्वालिटेटिव टूल यानी गुणात्मक उपकरण पर थोड़ी सी चर्चा हम लोग करेंगे कि ये गुणात्मक उपकरण एक्चुअली क्या है और इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं। ठीक है। अगर देखा जाए तो गुणात्मक उपकरण के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो गुणात्मक उपकरण के अंतर्गत क्या क्या आता है, जिसको आप कह रहे हैं क्वालिटेटिव टूल, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है। तो सबसे पहले इसके अंतर्गत हम कौन कौन से टूल्स को पढ़ेंगे, तो इसके अंतर्गत हम सबसे पहले पढ़ेंगे मोरल सुवेशन या मोरल प्रेशर। ठीक है। नैतिक दबाव, मोरल सुवेशन या मोरल प्रेशर, जिसको हम नैतिक दबाव भी कहते हैं। ठीक है। इसी में आता है पब्लिसिटी, इसी में आता है पब्लिसिटी, ये भी हम देख लेंगे इसी में। दूसरा होता है, तो इसको दूसरा होता है
आपको डायरेक्ट एक्शन, प्रत्यक्ष कार्रवाई। नैतिक दबाव के बाद दूसरा है प्रत्यक्ष कार्रवाई। दूसरा क्या है? प्रत्यक्ष कार्रवाई, ये भी हम देखेंगे। तीसरा है लोन टू वैल्यू। लोन टू वैल्यू, तीसरा जो है वह है लोन टू वैल्यू, ठीक है। या फिर इसी को कहा जाता है मार्जिन रिक्वायरमेंट्स। क्या कहते हैं हम? मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, सीमा अनिवार्यता और ऋण बनाम वैल्यू। तो ये तो ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं सीमा अनिवार्यता। सीमा अनिवार्यता। चौथा जो है वो क्या है? चौथा है सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। क्या है? सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। और इसमें मेनली हम जो पढ़ेंगे वो क्या होगा, देख लेते हैं। इसमें हम पढ़ते हैं क्रेडिट रेशनिंग। एक है क्रेडिट रेशनिंग, इसमें देखेंगे क्रेडिट रेशनिंग। और दूसरा देखेंगे, इसको हिंदी में भी आप क्रेडिट रेशनिंग लिख सकते हैं। और अगला देखेंगे, अगला देखेंगे कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल। कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल। और फिर उसके बाद अगला देखेंगे प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। ये हो गया उपभोक्ता साख नियंत्रण। और प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, प्राथमिक क्षेत्र ऋण। ऐसा इतना कुछ है इसके अंतर्गत, पढ़ने को इतना कुछ आपको मिलेगा। इसके अंतर्गत पढ़ने को इतना कुछ आपको मिलेगा, ठीक है। कोई दिक्कत है? चलिए, सबसे पहले हम अब देखते हैं मोरल सुएसन या नैतिक दबाव। देखो इन सब टूल्स में कुछ भी नहीं है। सबसे पहला टूल है मोरल सुएसन, जिसमें आरबीआई कहता है, आरबीआई का इसमें स्पष्ट कहना है, आरबीआई इसमें कहता है कि भाई जो भी मैंने तुमको कहा है उस आदेश का अगर तुम पालन नहीं कर रहे हो, यानी बैंक जो है वो आरबीआई के गाइडलाइंस को अगर फॉलो नहीं कर रहा है, जैसे मान लेते हैं आरबीआई ने बैंकों को कहा कि भाई मैं आपके लिए रेपो रेट कम कर रहा हूं, बैंकों को कहा कि आप कस्टमर के लिए कम करो। आरबीआई ने बैंकों को कहा कि आप गांव के क्षेत्र में जाकर के फिनेंशियल अवेयरनेस फैलाओ, लोगों को बचत सिखाओ, लोगों को इन्वेस्टमेंट सिखाओ। तो आरबीआई ने जो भी गाइडलाइंस दिया है, अगर बैंक उसका पालन नहीं करते हैं तो सबसे पहले आरबीआई जो है वह उनको मोरल सुएसन यानी नैतिक दबाव देता है। नैतिक दबाव का मतलब है कि आरबीआई जो है वो उसको खत लिखता है बैंकों को, आरबीआई उनको कहता है कि आपको ऐसा करना चाहिए, मतलब मोरली जो है वह उनको कहता है, मोरल प्रेशर देता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं मोरल प्रेशर। उनको रिक्वेस्ट करता है बैंकों को कि आपको ऐसा करना चाहिए, बैंकों के साथ फॉर मीटिंग करता है, बैंकों को लेटर लिखता है, ये सब। और ये सब कार्य आरबीआई बस और बस इसलिए चाहता है कि आरबीआई का जो भी गाइडलाइंस हो उन गाइडलाइंस को पूरा किया जा सके। तो इसके चलते आरबीआई मोरल सुएसन बैंकों पर देता है, जिसको हम कहते हैं नैतिक दबाव। तो जो भी उसके गाइडलाइंस है उसको फॉलो करने के लिए आरबीआई ऐसा करता है। तो एक तो हो गया नैतिक दबाव। इसके अलावा आरबीआई जो है वो कुछ पब्लिसिटी वाला मामला भी रहता है। पब्लिसिटी भी लगभग ऐसा ही है। इसमें क्या है, जैसे मान लो आरबीआई कहीं कोई विदाई समारोह में गया, मान लो किसी यूनिवर्सिटी में आरबीआई के गवर्नर या आरबीआई के गवर्नर कोई दीक्षांत समारोह होता है ना, कॉन्वोकेशन वगैरह, दीक्षांत वगैरह, उसमें गए, वहां पर बोल रहे हैं कि देखिए हम तो पूरा प्रयास कर रहे हैं लेकिन बैंक इस चीज को मान नहीं रहा है,
अब सोचिए जो भी बैंक इस चीज को नहीं मानता होगा उसको तो काफी अंदर से लगेगा यार ये तो हम ही को बोल रहा है। तो इसको कहते हैं पब्लिसिटी। मतलब मोरल सुएसन और पब्लिसिटी में मामला यही है कि आरबीआई बैंकों को रिक्वेस्ट करता है, आरबीआई बैंकों के बारे में बोलता है कि बैंक ऐसा नहीं कर रहे मेरे बोलने के बावजूद। यहाँ पर आरबीआई अभी तक जो है वो कोई भी पेनाल्टी नहीं लगाता, कोई भी फाइन नहीं लगाता, यहाँ पर बस रिक्वेस्ट वाला मोड है आरबीआई का। ठीक है, और इसका जो अगला जो स्टेप है दैट इज डायरेक्ट एक्शन। इसमें जो आरबीआई है वह लातों के भूत बात से नहीं मानते। अगर बैंक बातों से नहीं मानता है तो बैंकों पर जो आप न्यूज में रेगुलर पढ़ते हैं कि बैंकों पर जो फाइन लगाया, जो प्यूनिटिव एक्शन लिया, वो प्यूनिटिव एक्शन इसी का है। दंडात्मक कार्रवाई जो है वह आरबीआई इसी के तहत करता है। तो एक तो हो गया कि आरबीआई जो है वो नैतिक दबाव देता है, और एक हो गया आरबीआई डायरेक्ट एक्शन लेता है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ठीक है, इन दोनों चीजों को जो है वो स्पष्ट तौर पर आप जो है वो यहां पर देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए नैतिक दबाव। तो इसके तहत आरबीआई बैंकों को नैतिक सलाह देता है, उनसे अनुनय विनय करता है, बैंकों के साथ मीटिंग, बैंकों को पत्र लिखना, यह सारा कार्य आरबीआई करता है। और प्रत्यक्ष कार्रवाई में अगर इससे मामला नहीं बना तो फिर आरबीआई जो है वो बैंकों पर दंडात्मक कार्रवाई जो है वह कर सकता है। तो यही है मोरल प्रेशर या फिर मोरल सुएशन। So under this, RBI gives normal advice to bank. In this, RBI adopts a policy of persuasion, such as meeting with banks, writing letter to banks. All this work is done by the RBI to follow his guidelines. तो उसके गाइडलाइंस के कारण ही ये किया जाता है। बट इफ द आरबीआई इज नॉट एबल टू कंप्लीट इट्स वर्क ड्यू टू मोरल प्रेशर, देन द आरबीआई टेक्स प्यूनिटिव एक्शन अगेंस्ट द बैंक। आरबीआई अपना कार्य अगर पूरा नहीं कर पाता है नैतिक दबाव से, तब आरबीआई भैया प्यूनिटिव एक्शन की तरफ जाता है, यानी दंडात्मक, यानी इस वाले केस में पेनाल्टी और फाइन जो लगना है वो शुरू हो जाता है। ये सारी चीजों को आप जो है वो लिख सकते हैं, या फिर जो भी नोट्स आपको मिल रहा है उस नोट से आप बढ़िया से उसको रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, अगला जो है दैट इज, अब आते हैं लिमिट, या जिसको कहते हैं हम मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, लोन टू वैल्यू वाले में आते हैं। लोन टू वैल्यू किसको कहा जा रहा है? ठीक है, तो हम आगे पूरे चीजों को समझ लेते हैं और तब फिर हम आगे की चीजों पर आएंगे। देखिए, सबसे पहला जो तीसरा है वो है लोन टू वैल्यू। लोन टू वैल्यू, अब अगर इसका यूज आरबीआई इसलिए करता है ताकि डिमांड को, यानी मांग को बढ़ा सके या घटा सके। दैट मीन्स टू इंक्रीज और डिक्रीज द डिमांड। इसके कारण ही जो है वो आरबीआई इस चीज का इस्तेमाल करता है। अब इसके तहत क्या होता है इसको देखते हैं। इसके तहत एक्चुअली क्या होता है, तो अगर इसके तहत आप देखिएगा, जिसको हम लिमिट मार्जिन रिक्वायरमेंट्स या लिमिट रिक्वायरमेंट्स भी कहते हैं। अब इसके तहत आरबीआई जो है वो कौन सा काम करता है इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास गोल्ड है, आपके पास क्या है, सोना है, और उस सोने की वैल्यू, वैल्यू जो है वो सोने की वह है 100 की, 100 की। आरबीआई ये कह सकता है कि भैया इस पे 70% जो लोन मिलेगा वो वैल्यू का 70% होगा। जो लोन मिलेगा वो वैल्यू का 70% होगा। वैल्यू कितना है, 100 रुपए, यानी लोन जो मिलेगा वो 70 रुपए का मिलेगा। यानी कस्टमर को लोन कितना मिलेगा, 100 रुपया का सोना अगर वो गिरवी रखेगा तो कस्टमर को 70 रुपए का लोन मिलेगा। ठीक है, ये आरबीआई कह सकता है। अब मान लीजिए कि आरबीआई चाहता है कि डिमांड बढ़े, तो ये डिमांड कैसे बढ़ेगा? इस डिमांड को बढ़ाने के लिए क्या किया जाएगा,
ये डिमांड को अगर बढ़ाना है तो इसके लिए सिंपल सोचिए, अभी आप 100 रुपए का सोना रख रहे हैं तो आपको 70 मिल रहा है। अब डिमांड बढ़ाने का उपाय क्या होता है? डिमांड बढ़ाने का उपाय होता है एमडीआई। आपको बताए हैं, मनी बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो इन्फ्लेशन होगा। लेकिन मान लीजिए कि आरबीआई चाहता है कि हम थोड़ा सा डिमांड बढ़ाएं, तो थोड़ा सा डिमांड बढ़ाने की कोशिश करेगा कंट्रोल्ड वे में। ये नहीं अनकंट्रोल्ड हो जाएगा तो इन्फ्लेशन बहुत बढ़ जाएगा। कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन इज गुड, ये आपको मैं पढ़ा चुका हूं। तो आरबीआई क्या करेगा, इस 70 की जगह पे चाहेगा कि लोगों को 80 रुपए मिले, 75 रुपए मिले। तो आरबीआई कहेगा कि जो लोन टू वैल्यू हमने 70% रखा था, अब उसको बढ़ा करके 80% कर रहे हैं। यानी अगर कोई 100 का सामान देगा तो अब उसको लोन कितना मिलेगा? 80। यानी उसके पास पैसा ज्यादा आएगा, वो ज्यादा डिमांड करेगा और हो सकता है कंट्रोल्ड इन्फ्लेशन हो जाए। अब अगर चाहता है आरबीआई कि नहीं आप डिमांड कम करिए, मार्केट में बहुत डिमांड हो गया है, डिमांड को कम करना चाहता है जिससे इन्फ्लेशन थोड़ा सा कंट्रोल्ड हो जाए, क्योंकि हो सकता है डिमांड बहुत बढ़ने से इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। तो आरबीआई इसका विपरीत कंडीशन भी ले सकता है ना। उस कंडीशन में क्या होगा, आरबीआई कहेगा कि हम लोन टू वैल्यू 60% हो जाए, 65% हो जाए, यानी लोन टू वैल्यू कम हो जाए, यानी 100 का सामान आप रखेंगे तो आपको 60 रुपए ही लोन में दिया जाएगा। तो इसका मतलब है लोन टू वैल्यू से मतलब यही निकला कि आरबीआई डिमांड को अगर बढ़ाना चाहता है तो उस प्रतिशत को बढ़ा देगा जिससे आपको लोन ज्यादा मिलेगा। आरबीआई अगर डिमांड को कम करना चाहता है तो उस परसेंटेज को कम कर देगा जिससे आपको वैल्यू जो है, लोन जो है वो कम मिलेगा और फिर आप कम डिमांड करेंगे। ठीक है, तो ये आरबीआई इसमें यही काम करता है। तो इसी चीज को थोड़ा सा हम लोगों ने आसान तरीके से समझ लिया। अब इसको सारी बातों को आपको मैं बार बार कह रहा हूं कि ये सारी बातें वो हैं जो मैंने अपने हाथों से लिखी है। ये नहीं है कि ये कोई किताब से छपा हुआ है या फिर आपको प्रिंटेड जैसा फील होगा। बिल्कुल स्पष्ट, आपने खुद भी पढ़ा होगा तो आपको बिल्कुल आसान भाषा में लगता होगा, क्योंकि मैंने जो लिखा है वही यहाँ पर लिख दिया है। लिखने का रीजन ये रहा कि थोड़ा सा आप लोग का समय बचे, क्योंकि परीक्षा जो है वो नजदीक है। तो इसके तहत आरबीआई गिरवी रखू वस्तु के मूल्य के सामने बैंक कर्ज देती है। आरबीआई मांग बढ़ाने के लिए इसमें बदलाव कर सकता है। तो इसके तहत गिरवी रखी वस्तु के सामने बैंक कर्ज देती है, आरबीआई मांग बढ़ाने के लिए इसमें बदलाव कर सकता है। एग्जाम्पल ये है जिससे मांग में वृद्धि हो, जिससे मांग में वृद्धि हो, और उल्टा भी जो है वह आरबीआई। ठीक है, इन अंडर दिस बैंक, बैंक गिव्स लोन, इसको हटा दीजिए, आरबीआई नहीं देता, बैंक देता है। बैंक गिव्स लोन इन फ्रंट ऑफ द वैल्यू ऑफ द प्लेस्ड कमोडिटी, देन आरबीआई कैन चेंज इट टू इंक्रीज द डिमांड और व्हाटएवर। इफ आरबीआई वांट्स, आरबीआई कैन डिक्रीज द डिमांड आल्सो। ठीक है, आरबीआई कैन डिक्रीज द डिमांड आल्सो। सो वी आर नाउ लाइक वी हैव कंप्लीटेड। हम लोगों ने कौन कौन सा कंप्लीट कर लिया? हम लोगों ने जो पढ़ा था उसमें से ये कंप्लीट हो गया, ये हो गया, अब ये हो गया। अब हम इस पे आते हैं, फिर इस पे आते हैं, फिर इस पे आएंगे। तीनों को बारी बारी से समझने की कोशिश करते हैं। एक है क्रेडिट रेशनिंग। क्या है? क्रेडिट रेशनिंग। अंग्रेजी में इसलिए बोला जा रहा है ताकि इंग्लिश वाला वर्ड ना याद रहता है इकोनॉमी में। जैसे हिस्ट्री ज्योग्राफी में तो आपको हिंदी चल जाएगा, लेकिन इकोनॉमी में हिंदी वाले को भी थोड़ा सा अंग्रेजी ध्यान में रखना चाहिए। क्रेडिट रेशनिंग का मतलब क्या है? जैसे होता क्या था पहले कि बैंक क्या करते थे ना, बैंक जो है वो लोन तो देते थे, लेकिन लोन कुछ ही लोगों को देते थे। जैसे मान लो पहले बैंक तो प्राइवेट भी था, तो अब बैंक, पता चला बैंक उसको ही लोन दे रहा है जिसका बैंक है। तो बैंक कुछ ही लोगों को लोन देता था, जिसका कारण बैंक के लिए प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होना, तो सोचता था कि उसी को दें जो पैसा वापस कर दे। तो बैंक किसानों को, महिलाओं को, गरीबों को लोन देना नहीं चाहता था, गांव में जाकर के लोन देना नहीं चाहता था। बैंक जो है वो बड़े बड़े बिजनेसमैन के साथ साठगांठ रखता था, उन्हीं को लोन देता था। तो आरबीआई ने सोचा कि ऐसे में तो काफी दिक्कत है, एक सामान्य लोगों को तो लोन मिल ही नहीं पाएगा। सारा लोन मान लेते हैं बैंक के पास अगर 10 रुपए है तो 10 का 10 तो बैंक किसको दे देगा? गरीबों को भी नहीं बांटेगा, अमीरों को ही दे देगा। इसलिए क्रेडिट रेशनिंग के तहत आरबीआई ने सोचा कि भैया एक अधिकतम मात्रा फिक्स कर दिया जाए कि किसी व्यक्ति को किसी एक क्षेत्र में अधिकतम इतना ही लोन मिलेगा।
जैसे मान लीजिए आरबीआई ने ये फिक्स कर दिया कि शिक्षा के लिए एक व्यक्ति को इतना ही मिलेगा। आरबीआई सॉरी, मतलब ये फिक्स तो आरबीआई करेगा, लेकिन मान लेते हैं बैंक के पास 50 लाख रुपए है। अगर बैंक के पास 50 लाख रुपए है और बैंक को ये अगर फिक्स कर दिया जाए कि भाई एक अधिकतम व्यक्ति को शिक्षा के लिए आप 5 लाख का ही लोन देंगे, तो बैंक कितने लोगों को दे पाएगा? अधिकतम 5 लाख को दे रहा है तो 10 लोगों को देगा, तब जाकर के 50 लाख उसका खत्म होगा। पहले क्या होता था? पहले बैंक एक ही आदमी को 25 लाख दे दिया, दूसरा आदमी को 25 लाख दे दिया, बाद बाकी अलुआ कुछ नहीं किसी को मिला। अब क्या है? अब तो भैया यहां पर ऐसा नियम कर दिया कि भाई लिमिट लगा दिया। लिमिट लगाने से क्या हुआ? कस्टमर का नंबर्स जो है वो बढ़ गया। पहले 2 को देता था, अब 10 को देगा। तो यही है क्रेडिट रेशनिंग। क्रेडिट रेशनिंग का प्रयोग आरबीआई ने 1970s के दशक में किया और इसका ऑब्जेक्टिव वही था। ऑब्जेक्टिव क्या था? कि भैया वस्तुओं की जो भी एक लोन मिलेगा उस पर एक सीमा लगा दिया जाए, उससे ज्यादा लोन जो है वो नहीं मिलेगा एक व्यक्ति को किसी एक क्षेत्र में, कोई क्षेत्र, जैसे एजुकेशन का क्षेत्र, हेल्थ सेक्टर, कोई भी एक क्षेत्र में। ठीक है, 1970s में भी आरबीआई ने इसका प्रयोग किया और जो भी गैर खाद्य वस्तुएं होती थी, मतलब खाना वाला पदार्थ के अलावा कुछ भी आइटम, स्टील, लोहा, कुछ में भी एक, अगर आपको लोन लेना है तो आपका एक लिमिट लगा दिया। क्यों? ताकि आप अगर उधर लिमिट लग गया तो उधर तो आप लोन ले नहीं सकते, या फिर बैंक उधर लोन दे नहीं सकता किसी एक व्यक्ति को, तो फिर बैंक किसको देगा? बैंक देगा ग्रीन रिवॉल्यूशन को। किसको देगा? ग्रीन रिवॉल्यूशन। समझिए बात को। आरबीआई ने क्या करा? आरबीआई ने जो गैर खाद्य वस्तुएं थी, नॉन फूड आइटम्स, उस पर लिमिट लगा दिया। यानी बैंक अब एक सीमा से ज्यादा गैर खाद्य वस्तुओं के लिए लोन नहीं दे सकते थे। तो कस्टमर को गैर खाद्य वस्तुओं के लिए लोन अब एक सीमा से ज्यादा नहीं मिला। मान लेते हैं आरबीआई ने बैंक को कहा कि भैया आप 2 लाख तक नॉन फूड आइटम्स के लिए लोन दे दीजिए। तो कस्टमर गए कि हमको लोन चाहिए, तो आरबीआई बोला, बैंक बोला कि 2 लाख से ज्यादा नहीं दे सकते। तो फिर कस्टमर तो सोचेगा कि भाई फिर कैसे होगा काम, तो कस्टमर को फिर बैंक प्रेरित करेगा कि ठीक है, इसमें तो 2 लाख आपको मिल रहा है, आप कृषि क्षेत्र में काम करिए क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन चल रहा है, आपको वहां हम लोन दे देंगे। तो बैंकों पर ये लिमिट लगा दिया कि नॉन फूड आइटम्स पर लोन एक लिमिट में मिलेगा, ताकि बैंक ज्यादा से ज्यादा लोन फूड आइटम्स यानी ग्रीन रेवोल्यूशन को बढ़ावा देने में करें। तो ऐसा 1970s के दशक में आरबीआई के द्वारा किया गया, बैंकों पर इस प्रकार की सख्ती जो है वह बरती। यही है क्रेडिट रेशनिंग। तो यहाँ आरबीआई बैंक यह तय करता है कि बैंक एक सीमा से ज्यादा किसी व्यक्ति को किसी क्षेत्र में ऋण नहीं देंगे। ठीक है, आरबीआई ने इसका प्रयोग 1970 के दशक में किया, जिससे गैर खाद्य वस्तुओं के ऋण पर सीमा लगा दी और इसका उद्देश्य क्लियर था। ठीक है, तो आरबीआई विल डिसाइड हियर दैट बैंक्स विल नॉट गिव लोन टू एनी पर्सन इन एनी एरिया बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट। दैट इज एक्चुअली क्रेडिट रेशनिंग। दैट इज एक्चुअली क्रेडिट रेशनिंग। इसके अलावा जो हम लोगों को 2 चीज और पढ़ना है, एक है कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल और एक है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, जो हमारा 2 बच गया था। कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल में भी आरबीआई क्या करता है? यहां पर भी अगर डिमांड किसी क्षेत्र में इंक्रीज कराना है, जैसे मान लो ऑटोमोबाइल में, गाड़ियों के क्षेत्र में डिमांड इंक्रीज कराना है, या टीवी के क्षेत्र में कराना, टेलीविजन के क्षेत्र में, तो आरबीआई क्या करता है? डिमांड को इंक्रीज कराने के लिए ईएमआई का जो वैल्यू होता है ना, उसको सस्ता कर देता है। ब्याज दर सस्ता, मतलब ईएमआई सोच लिए सस्ता कर दिया, या फिर डाउन पेमेंट को कम कर दिया। अब आप सोचिए कि मान लीजिए आप एक गाड़ी खरीदने गए हैं और आपके पास ये ऑप्शन है कि आपको, अगर मान लो तो 1 लाख की गाड़ी है, तो उसमें आपको बोला कि 40% पहले दे दीजिए, 40,000, और बाद बाकी 60,000 का ईएमआई बनेगा। अब सोचिए आपके लिए कितना मुश्किल होगा कि 40,000 का पहले ही पेमेंट कर देना, 40% पहले ही आपको डाउन पेमेंट करना है। और एक ऑप्शन ये है कि 1 लाख की गाड़ी है, 10% पे कर दीजिए और 90,000 का ईएमआई बना लीजिए आसान किस्तों में, 36 महीना, 48 महीना, ऐसे। आपके लिए कौन अच्छा रहेगा? एक सामान्य इंसान के लिए ये वाला। तो अगर आरबीआई चाहता है कि भैया गाड़ी के क्षेत्र में डिमांड बढ़े, तो ईएमआई के नियम, डाउन पेमेंट के नियम को आसान बना सकता है। यही है, लिखा है। अब डाउन पेमेंट क्या होता है? जैसे आप कुछ खरीदने जाते हैं तो आपको पूरी लोन नहीं मिलता, पहले बोलता है कि भैया 10% आप पेमेंट करो, उसके बाद आपको 90% का लोन मिलेगा, ऐसा। तो जो 10% का पेमेंट करवाता है, दैट इज डाउन पेमेंट, और 90% का जो आपका ईएमआई हुआ, दैट इज 90% का जो ईएमआई हुआ, वही है एक्चुअली में इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट्स, ईएमआई।
90,000 को बांट देगा अगले 5 साल में या 4 साल में। तो ये जो है वो उपभोक्ता साख नियंत्रण है, वही यहां लिखा हुआ है, कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल, दैट इज कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल। ठीक है जी, दैट इज कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल। ठीक है, अब बात ये उठता है कि ये क्या है, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, जैसे आरबीआई ने, अभी आपने पढ़ा क्रेडिट रेशनिंग में, यह नियम लगाया कि किसी एक व्यक्ति को इससे ज्यादा लोन हम नहीं देंगे। तो किसी चीज को कहने का दो तरीका है, एक सेंस होता है पॉजिटिव, किसी चीज को कहने का दो तरीका है, एक सेंस होता है पॉजिटिव और एक सेंस होता है नेगेटिव। जैसे मैं ये कहूं कि तुम 5 से ज्यादा रोटी नहीं खाओगे, दैट इज नेगेटिव सेंस। और अगर मैं ये कहूं कि तुम 5 या मैं ये कहूं कि तुम 4 रोटी खाओगे, अगर मैं ये बोलूं कि 4 रोटी खाओगे, तो दैट इज पॉजिटिव। और अगर मैं ये कहूं कि 5 रोटी से ज्यादा नहीं खाओगे, दैट इज नेगेटिव, क्योंकि यहां नेगेशन आया, देखिए यहां पर, यहां नेगेशन आ गया। तो कहने का तात्पर्य है कि एक चीज को बोलने का दो तरीका है। आरबीआई ने क्रेडिट रेशनिंग में कहा कि इससे ज्यादा हम तुमको लोन नहीं देंगे, बैंकों को कहा कि किसी व्यक्ति को किसी एक क्षेत्र में इससे ज्यादा लोन नहीं मिलेगा, यही कहा क्रेडिट रेशनिंग में। तो ये वाला जो मामला है ये नेगेटिव है, नहीं देंगे। नहीं देंगे, ठीक है। यहां पर क्या बोला जा रहा है, यहां पर यह बोला जा रहा है कि भैया ये बोला कि इससे ज्यादा लोन नहीं देंगे। अब यहां पर आरबीआई कह रहा है कि कम से कम इतना लोन तुमको प्रायोरिटी सेक्टर में देना ही पड़ेगा, समझिएगा। यहां पर उद्देश्य भी वही था, यहां पर उद्देश्य था सबको लोन मिले, इसलिए लिमिट लगा दिया। यहां भी उद्देश्य वही है, सबको लोन मिले। यहां पर कहा कि एक व्यक्ति को इससे ज्यादा लोन नहीं देंगे, तो उससे क्या होगा, ढेर सारे लोगों को हम दे पाएंगे, गरीबों को भी दे पाएंगे। यहां कह दिया, यहां पर नहीं वाला सेंस लगाया, यहां कह दिया कि गरीबों को, महिलाओं को इतना तुमको कम से कम देना ही पड़ेगा, इतना कम से कम तुमको देना ही पड़ेगा। यहां पॉजिटिव है, यहां नेगेटिव है, यहां पॉजिटिव है, यही अंतर है। तो 40% लोन, मतलब मैं ये नंबर्स बता रहा हूं आपको, ये नियम थोड़े से अलग अलग है, उस पर आगे बात करते हैं। 40% लोन तुमको प्रायोरिटी सेक्टर को देना ही पड़ेगा। अब बात ये उठता है कि प्रायोरिटी सेक्टर में आता क्या है, ये आपके मन में सवाल हो सकता है कि ठीक है भाई, प्रायोरिटी सेक्टर में आता क्या है। तो स्टार्टिंग में तो 3 ही प्रायोरिटी सेक्टर था, एक कृषि क्षेत्र, एक छोटा उद्योग और एक निर्यातक। तो कृषि क्षेत्र, छोटे उद्योग और एक जो निर्यात करने का काम करते थे, आरबीआई ने इनको कहा कि इनको जो है वो 40% लोन का हिस्सा मिलना चाहिए। यानी कल हम लोगों ने जो पढ़ा था कि अगर बैंक के पास 100 रुपए है तो उसमें से 4 रुपया चला गया सीआरआर में, आरबीआई के पास कैश के तौर पर, 18 रुपए चले गए एसएलआर में, बैंक के गुल्लक में, और इन पैसे का भर्ती में किया जाएगा जब बैंकों को जरूरत लगेगा। उसके बाद का जो पैसा बचा, ये 78 रुपया लोन में घूमेगा। 100 रुपए था तो 22 चला गया तो 78 बचा। अब इस 78 का लगभग 40%, जिसको आप कह सकते हैं लगभग 31-32 रुपया, ये प्रायोरिटी सेक्टर में ही जाएगा कम से कम। इसके बाद जो बच गया, 32 के बाद लगभग कितना बच गया, लगभग बच गया आपको 46-45 रुपए। तो 46 रुपए जो होंगे वो नॉर्मल लोगों को लोन दिए जाएंगे। अब इस 46 में भी प्रायोरिटी वाले को दिया जा सकता है, लेकिन प्रायोरिटी वाले को कम से कम 31-32 यानी 40% तो देना ही पड़ेगा। तुमको ज्यादा जितना देने का मन है दे सकते हो, लेकिन कम से कम 40% देना पड़ेगा। तुम इसमें से भी कुछ 10% दे दो, 46 में से भी दे दो, वो मैटर नहीं करेगा,
लेकिन कम से कम 40% देना पड़ेगा। ये नियम हर बैंकों के लिए अलग अलग है, देखेंगे अभी हम, लेकिन एक ओवरऑल अगर आपसे पूछे तो आप 40% की वैल्यू याद में रखेंगे। यही है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। पहले स्टार्टिंग में ये 3 क्षेत्र के लिए था, लेकिन बाद में सेक्टर्स के जो नंबर हैं वह बढ़ते चले गए हैं। बाद में जो सेक्टर्स के नंबर हैं वो बढ़ते चले गए हैं। तो यहां पर जो है वो अगर आप देख सकते हैं, तो द आरबीआई फर्स्ट यूज दिस, मैंने पहली बार इस टर्म का इस्तेमाल 1968 में किया, और इसमें बैंकों को ये मैंडेटरी किया गया कि 40% आप अपने लोन का, टोटल पैसे का, लोनेबल अमाउंट का इन 3 क्षेत्रों में देंगे, कृषि में, इसमें और इसमें। हालांकि बाद में ये सेक्टर्स जो है वो बढ़ा दिए गए। अभी फिलहाल क्या स्थिति है? अभी फिलहाल ये स्थिति है कि कितने सारे सेक्टर्स हैं ये देख लीजिए। प्रायोरिटी सेक्टर्स में कौन कौन से जो है, प्रायोरिटी सेक्टर्स में कौन कौन आता है, यहां पर थोड़ा सा मैं आपको आगे बताता हूं। आगे समझिए कि किस बैंकों के लिए क्या क्या नियम है। तो बैंकों के लिए नियम जो है वह अलग अलग है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। बैंकों के लिए नियम क्या है? तो बैंकों के लिए नियम है, जैसे शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स और फॉरेन बैंक्स के लिए अगर हम देखें तो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक जैसे एसबीआई वगैरह है, और विदेशी बैंक जिसका भारत में 20 या 20 से ज्यादा शाखा है, अभी हम पढ़ेंगे बैंकों के बारे में, उसको देना पड़ता है 40%। पहले भी यानी कुछ रिफॉर्म हुआ, उस रिफॉर्म के बाद भी 40% ही देना पड़ा। ठीक है, तो 2020 के पहले और ये रिफॉर्म 2020 में हुआ था। तो अभी आपको याद रखना है कि 2020 के बाद भी जो है वो 40% है। फॉरेन बैंक जिसका 20 से कम ब्रांच है उसको भी 40%। रीजनल रूरल बैंक जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है उसको 60% देना पड़ता है, पहले 75 देना पड़ता था। स्मॉल फाइनेंस बैंक इनको 60% देना पड़ता है। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को 75% देना पड़ता है, और रूरल कोऑपरेटिव बैंक को जो है वह अब इसमें ये नॉट एप्लीकेबल है। इन सारी चीजों में इतना इतना परसेंटेज जो है वो देना है। अब ये सारे बैंक्स कौन कौन से हैं इसको हम बैंकिंग वाले खंड में पढ़ेंगे। इतनी बातों को आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है जी? देखिए यहां पर मैंने जो है वो इमेज आपको दिखा दिया है, प्रायोरिटी सेक्टर में क्या क्या आता है। बहरहाल अगर हम ये देखने की कोशिश करें तो बहरहाल अगर हमने ये देखने की कोशिश करें हैं तो यहाँ देखिए प्रायोरिटी सेक्टर में क्या क्या आता है। तो वीकर सेक्शन आता है, एग्रीकल्चर आता है, छोटे किसान आते हैं, माइक्रो एंटरप्राइजेज आता है। तो ये सब जो है ना वो प्रायोरिटी सेक्टर में आता है। ठीक है, और इनमें 40% देना है बैंकों को, सामान्य बैंकों को, बाद बाकी को तो 75%, 60% ऐसा है। तो ये 40% का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा होता है कि अगर 40% के अंदर 12% इसको देंगे, एग्रीकल्चर को 8%, एग्रीकल्चर को 10%। ये एग्रीकल्चर बड़े और छोटे सबके लिए है, और ये वाला जो एग्रीकल्चर है ये केवल छोटे और सीमांत किसानों के लिए है। सीमांत किसान का मतलब है जिन किसानों के पास 1 हेक्टेयर से कम होता है, और छोटे किसान का मतलब है जिनके पास 1 से 2 हेक्टेयर होता है। तो ऐसा कुछ मामला है। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझना है। क्लियर है? चलिए, तो ये अलग अलग सेक्टर्स को दिए जाते हैं। तो बस हमको ये याद रखना है कि प्राथमिकता क्षेत्र में जो है वह किसको किसको जो है वह दिया जाता है। ये अगर आप याद रख लेंगे तो आपका काम जो है वह बन जाएगा। अब इसके बाद हम लोग जो है वो थोड़ा सा कुछ कुछ चीजों को देख लेते हैं। यहाँ पर जो मैंने अभी आपको बताया भी था, इसमें हम लोगों को क्या क्या देखना है। मेनली जो हम लोगों को अभी देखना है दैट इज क्या देखना है कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग्स में किस किस बैंकों को कितना देना पड़ता है। ये हमने थोड़ा देखा था, अभी हम लोग इसका अपडेटेड देखते हैं कि अपडेटेड में क्या मामला आया है, क्योंकि अभी 1 अप्रैल 2025 से चीजें बदली हैं थोड़ी सी। और फिर इस सेक्टर में क्या क्या आता है, तो एग्रीकल्चर आता है, फिर आपने देखा कि वीकर सेक्शन आता है। ये सब सारी चीजें आपने जो है वह इसके तहत देख ली है। ठीक है, एक बार थोड़ा सा इसको हैंग से हटने दीजिए। हाँ, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है ये आपने जो है वो एक बार देखने की कोशिश करी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपने देखा कि 40% अभी जो नॉर्मल बैंक हम जानते हैं या विदेशी बैंक, सबको 40% देना है। चेंज कहाँ कहाँ पर है, जैसे रीजनल रूरल बैंक्स,
इसको जो है वो अब जो है वापस से इसको कितना कर दिया गया है, तो अब इसको वापस से जो है वह, अब इसको वापस से अगर देखा जाए तो यह जो है ये अब नहीं रहा, यानी अब जो है वह 75% जो है वह रीजनल रूरल बैंक के लिए फिलहाल अपडेटेड जो भी है, सब आप कुछ आपको अपडेटेड बता रहे हैं। ये वाला जो है ना ये आ गया है अब 60%। तो अपडेटेड अगर 1 अप्रैल 2025 के बाद का अपडेशन देखें तो उसके तहत जो भी नॉर्मल बैंक है जिसको हम शेड्यूल्ड बैंक बोलते हैं, वो शेड्यूल्ड बैंक अब 40% पे हैं। जो भी फॉरेन बैंक्स हैं वो भी 40% है, 20 से कम वाले हो या 20 से ज्यादा वाले हो। रीजनल रूरल बैंक जो है वो 75% है, आरआरबी 75% है। अब इसमें जो है वो या 75 ही रखना है। स्मॉल फाइनेंस बैंक पहले 75% होते थे, अब उनको 60% प्रायोरिटी सेक्टर में देना पड़ेगा, और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को भी 60% देना पड़ेगा। रूरल कोऑपरेटिव बैंक इसमें एलिजिबल नहीं होते हैं। तो ये अलग अलग बैंकों का टाइप है, जिन बैंकों के टाइप में हम अभी थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल समझ लीजिए कि इन बैंकों को इतना देना पड़ता है, और प्रायोरिटी सेक्टर में एग्रीकल्चर, छोटे किसान, बड़े किसान, ये सारे लोग प्रायोरिटी सेक्टर में शामिल होते हैं। इतना हमको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। तो मेनली अगर देखा जाए तो हम लोगों ने क्या क्या देख लिया है, अगर मेनली देखा जाए तो हम लोगों ने ये देख लिया, नैतिक दबाव देख लिया, प्रत्यक्ष कार्रवाई देख ली, लोन टू वैल्यू देख लिया, उसके बाद क्रेडिट रेशनिंग देख लिया, चयनात्मक यानी कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल देख लिया, ठीक है। और इन दोनों को मिला करके, इन तीनों को मिला करके हम कहते हैं सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, जो हमने आपको बताया। ये सारा कुछ जो है वो हमने देख लिया। तो जो हमारा क्रेडिट रेशनिंग है, जो हमारा कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल है, और जो हमारा पीएसएल है, इस तीनों को मिला करके हम सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल कह देते हैं। और बात बाकी तो आसान है। तो नैतिक दबाव मतलब सीधा आरबीआई रिक्वेस्ट करेगा, डायरेक्ट में सीधा पेनाल्टी लगाएगा। लोन टू वैल्यू में आरबीआई जो है वह जो सामान जिसको गिरवी रख रहे हैं उसके हिसाब से उसका लोन का वैल्यू क्या रहेगा। जैसे मान लो अगर सोना आपने 100 का रखा है तो 70 भी कर सकता है, 80 भी कर सकता है आरबीआई। उसके बाद क्रेडिट रेशनिंग में एक लिमिट लगा देता है, चयनात्मक वाले में ईएमआई और डाउन पेमेंट को कम कर देता है। पीएसएल आप समझ ही गए कि कुछ 40% के करीब सामान्यतः, वैसे तो अलग अलग बैंकों के लिए 75% तक है, सामान्यतः फिक्स कर देता है कि इतना आपको को जो है वह प्रायोरिटी सेक्टर में देना पड़ेगा। प्रायोरिटी सेक्टर में छोटे उद्योग, खेती, बड़े किसान, छोटे किसान, सब कोई आता है। ये हमने देख लिया। अब बात ये उठता है कि अगर पीएसएल के तहत किसानों को जो पैसा, जो बैंक अगर पीएसएल के नियम का पालन अगर नहीं कर पाए, अगर मान लो कुछ ऐसा हुआ जिसके तहत बैंक अगर पीएसएल के नियमों का पालन नहीं कर पाए, तो फिर क्या होगा। तो बैंक जो पालन नहीं कर पाए, जैसे मान लेते हैं कोई बैंक है, उसको 40% देना था, मान लो उसके पास 100 रुपए था, तो 100 रुपए में 22 रुपए तो चला गया, अब बचा 78 रुपए, 4 रुपए सीआरआर में, 18 रुपए एसएलआर में, अब बटा 78 रुपए, 78 रुपए का 40% यानी 30-32 रुपए। अब मान लेते हैं कि 30 रुपए सोच लेते हैं, 30 में से मान लेते हैं कि उसने 25 तो प्रायोरिटी सेक्टर वाले को दे दिया, गरीबों को, किसानों को, लेकिन 5 रुपए तो नहीं दिया। तो वो जो 5 रुपए होगा, जो भी पैसा नहीं दिया है जितना भी, वो जो होगा वह राष्ट्रीय आवास बैंक के द्वारा प्रबंधित एक फंड है जिसका नाम है शहरी अवसंरचना विकास फंड। इस फंड में वो पैसा 5 रुपए डाल देना पड़ेगा। मान लेते किसी बैंक ने 1 भी रुपए नहीं दिया, प्रायोरिटी सेक्टर को 40 का 40% पैसा इसमें डालना पड़ेगा, यानी जितना आप नहीं दिए हैं सारा का सारा पैसा इस फंड में जाएगा। अब ये पैसा एक बटुआ है, फंड है, अब इस बटुए को देखने वाला तो कोई होना चाहिए, ऐसा थोड़े कि बटुआ लावारिस घूमेगा, तो इसको देखने वाला है नेशनल हाउसिंग। और यही जो है, यह बेसिकली शहरी अवसंरचना में इस पैसे का प्रयोग जो है वह किया जाता है, अर्बन डेवलपमेंट में, रोड बनाने में, इन सब में किया जाता है। दूसरा एक तरीका है पीएसएल सर्टिफिकेट। पीएसएल सर्टिफिकेट क्या है, जैसे मान लो मैं एक्सिस हूं, आप एसबीआई हो, आपको 40% देना था, आपने 45% दे दिया, मेरे को 40% देना था, मैंने 38% दे दिया, मैं 2% कम रह गया, आप 5% ज्यादा दे दिए हैं, तो आप अपने 5% ज्यादा में से मेरे को 2% बेच दो, यानी एसबीआई एक्सिस को 2% बेच देगा, उसका जो भी दाम लेना होगा लेगा, और 3% उसके पास एक्स्ट्रा रह जाएगा, और एक्सिस का 38 + 2 40 हो जाएगा, उसके पास 43 बचेगा, इसके पास 40 बचेगा।
यानी यहाँ पर बिक्री खरीद चलता है। तो आपके मन में सवाल आ सकता है सर तो फिर बैंक को ही क्यों नहीं बेच, बैंक सीधा कस्टमर को ही क्यों लोन नहीं दे दिया 40%, एक्सिस बैंक जो एसबीआई से खरीदने गया। तो बहुत बार कस्टमर को लोन देते समय बैंकों को दिक्कत भी आती है। बैंक फालतू तो लोन नहीं दे सकता ना किसी को, बैंक के पास प्रायोरिटी सेक्टर के लोग मिलेंगे तभी तो बैंक लोन देगा। अब एक्सिस बैंक को नहीं मिला, या फिर अगर जो मिला उसका डॉक्यूमेंट सही नहीं था, इसलिए एक्सिस बैंक 38% को ही दे पाया, 2% नहीं दे पाया। तो ऐसा भी केस होता है। अब उस केस में वो जो है दूसरे बैंक जिसने ज्यादा दिया है उससे वो सर्टिफिकेट खरीद सकता है। तो एसबीआई उसको सर्टिफिकेट दे देगा कि लो भाई हम तुमको 2% बेच दिए, तुम्हारा 38 था, 2% तुमको और मिल गया, 40 हो गया। यही है पीएसएल सर्टिफिकेट। तो लक्ष्य से अधिक प्राप्त करने वाला बैंक कम प्राप्त करने वाले बैंक को सर्टिफिकेट बेच सकता है, जो 2016 में पीएसएल का कॉन्सेप्ट जो है वह आया है। यही है, अगर बैंक इसको पे नहीं कर पाते हैं तो इस प्रकार से चीजें जो है वह चल सकती हैं। ठीक है, अब जो है वो हम लोग उतर रहे हैं बैंकिंग सेक्टर। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ लिया है। तो मॉनेटरी पॉलिसी में हम लोगों ने क्या देखा, एक बार थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी में हमने ये देखा कि ये ऐसी पॉलिसी है जो आरबीआई बनाता है, और आरबीआई बनाने के बाद आरबीआई का उद्देश्य होता है टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, यानी महंगाई को कंट्रोल करना, और मुद्रास्फीति या महंगाई को कंट्रोल करना। और इसके लिए आरबीआई के पास दो उपकरण होते हैं। एक उपकरण को कहा जाता है क्वांटिटेटिव, और दूसरे उपकरण को कहा जाता है क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव उपकरण में क्या होगा, क्वांटिटेटिव उपकरण में हमारा रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, ओएमओ, एमएसएफ, एसडीएफ, ये सब होता है। और इन सब के बढ़ने से, जितने भी हैं सबके बढ़ने से मुद्रास्फीति कंट्रोल होती है। यानी रेपो रेट को बढ़ा दो, रिवर्स जितने हैं सबको बढ़ाने से। और ओएमओ में केवल और केवल जब बेचेंगे आप, बेचेंगे तो सामने वाला, यानी आरबीआई जब बेचेगा तो सामने वाला पैसा दे देगा तब कंट्रोल होगा, बाद बाकी को बढ़ाने से। इसमें आपने पढ़ लिया मोरल सुएशन, इसमें आपने पढ़ लिया पब्लिसिटी, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल पढ़ लिया जिसके अंतर्गत आता है पीएसएल, जिसके अंतर्गत आता है क्रेडिट रेशनिंग, जिसके अंतर्गत कंज्यूमर क्रेडिट कंट्रोल। ये सारा कुछ आपने पढ़ लिया। और प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग्स में अलग अलग बैंकों के जो अलग अलग नियम है वो याद रखना है। अब उसमें स्पेशली जो है वो याद रख लेना कि 40% तो है। अब उसके बाद आरआरबी में 75 है, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में 60 है, स्मॉल फाइनेंस बैंक में 60 है, ये ध्यान रखना है। रूरल कोऑपरेटिव बैंक में एप्लीकेबिलिटी नहीं है। विदेशी बैंक जो 20 से कम ब्रांच या 20 से ज्यादा ब्रांच, दोनों का 40-40% है, और नॉर्मल बैंक का भी 40% है। और अगर नहीं उतना पूरा कर पाया तो चाहे तो पैसा को किसी फंड में डालना पड़ेगा जो नेशनल हाउसिंग बैंक देखता है, और अगर पैसे को पूरा, अगर, और दूसरा एक तरीका है कि सर्टिफिकेट खरीद सकता है, जिसने ज्यादा दिया है उसे खरीद करके कम वाला ले सकता है। ये तरीका है पीएसएल को मैनेज करने का। अब हम जो है वो इसके बाद हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं, दैट विल बी बैंकिंग सेक्टर, दैट विल बी बैंकिंग सेक्टर। ठीक है, अब उस बैंकिंग सेक्टर में अगर हम देखें तो इसमें क्या क्या है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए बैंकिंग सेक्टर में एक जो है वह आरबीआई हमको पढ़ना है, क्योंकि यह बैंकों का रेगुलेटर है। ठीक है, तो यह बैंकों का नियामक है। यह बैंकों का नियामक, ठीक है, आरबीआई। इसके बाद दूसरी बात हमको ये देखनी है कि देखिए बैंकों में कितना कितना कौन कौन सा टाइप हो जाएगा। तो एक तो है जिसको हम कहते हैं पब्लिक सेक्टर बैंक, यानी सरकारी क्षेत्र के, या सार्वजनिक बैंक, या सार्वजनिक बैंक। ठीक है, दूसरा है प्राइवेट सेक्टर बैंक,
इसको कहते हैं निजी क्षेत्र के बैंक। ये सब जो है वह निजी क्षेत्र के बैंक। तीसरा है, तीसरा है विदेशी बैंक, फॉरेन बैंक्स। और चौथा है विभेदीकृत बैंक, डिफरेंशियल बैंक। चौथा है डिफरेंशियल बैंक। चौथा आपको आ गया डिफरेंशियल बैंक। चौथा आ गया डिफरेंशियल बैंक। ठीक है, अब डिफरेंशियल बैंक के अंतर्गत क्या क्या आता है इसको देख लेते हैं। अभी हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं, बाद बाकी इसको बड़ा करेंगे। एक आता है रीजनल रूरल बैंक, मेनली जो है वह रीजनल रूरल बैंक है। एक आता है पेमेंट बैंक, एक आता है स्मॉल फिनांस बैंक, और एक आता है होलसेल बैंक। अभी बस इसको आपको लिखना है, बाद बाकी फुल फॉर्म आएगा। हम इसको कटे, इसको पढ़ेंगे पहले, फिर इसको पढ़ेंगे, फिर इसको पढ़ेंगे, फिर इसको पढ़ेंगे। तो चारों को हम जैसे जैसे पढ़ते चले जाएंगे, हमको चीजें ठीक से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो सबसे मेन तो आरबीआई है, और इसके द्वारा यह नियामक है किनका, तो एक तरह से पब्लिक सेक्टर बैंक, दूसरा प्राइवेट बैंक, तीसरा फॉरेन बैंक, चौथा डिफरेंशियल बैंक, और जिसमें भी आ जाएगा रीजनल रूरल बैंक, स्मॉल फिनांस बैंक, पेमेंट बैंक और होलसेल बैंक। अब ये जो है ना, ये अभी तक एग्जिस्टेंस में नहीं है। कौन सा, ये प्रपोज्ड है होलसेल वाला, बाद बाकी सब है। ठीक है, अब ये सारे बैंक जो हैं वह कैसे होते हैं, तो एक हो सकते हैं ये, चाहे तो अनुसूचित हो सकते हैं और चाहे फिर गैर अनुसूचित हो सकते हैं। दोनों में से ये कोई भी हो सकते हैं। चाहे तो ये शेड्यूल्ड हो सकते हैं या फिर ये नॉन शेड्यूल्ड हो सकते हैं। बात है कि नॉन शेड्यूल्ड बैंक जो होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा ट्रस्ट वर्दी नहीं होते, क्रेडिबल नहीं होते, और जो भी सरकारें होती है वो इन बैंकों में अपना खाता या फिर सैलरी अकाउंट किसी का इसमें नहीं खुलवाती। ये रिस्की होते हैं थोड़े से, क्योंकि ये पूरे तरीके से रिस्की, मतलब पूरे तरीके से ट्रस्ट वर्दी नहीं होते। ये जो शेड्यूल्ड बैंक, इन बैंकों को शेड्यूल्ड बैंक कहते हैं, सबसे पहले तो ये समझना है। तो हमको पढ़ना भी शेड्यूल्ड बैंक ही है। ये वैसे बैंक हैं जो आरबीआई एक्ट के अनुसूची 2 में शामिल है। अनुसूची 2 में शामिल, ये वैसे बैंक हैं जो आरबीआई एक्ट के अनुसूची 2 में शामिल है। क्लियर है, आरबीआई एक्ट के अनुसूची 2 में शामिल है, शेड्यूल 2 में आरबीआई एक्ट के। अब जैसे आरबीआई की कानून की किताब है, उसमें जैसे आप पॉलिटी की किताब पढ़ते हैं तो उसमें पॉलिटी की किताब में शेड्यूल्स होते हैं, तो वैसे ये शेड्यूल्स में शामिल है। जो इसमें शामिल नहीं है वो गैर अनुसूचित बैंक। और ऑब्वियसली शामिल होने के लिए बहुत सारे कंडीशंस होंगे, इन कंडीशंस को हमको नहीं जानना। वो बहुत सारे ऐसे कंडीशंस होंगे, बहुत सारे पूंजी पर्याप्तता होगी कि भैया इतना पूंजी रखना पड़ेगा, तो बहुत सारे ऐसे कंडीशन होंगे जिन कंडीशन को जो बैंक पूरा करते हैं उनको आरबीआई अपने शेड्यूल 2 में डाल देता है,
और फिर वो अनुसूचित बैंक कहे जाते हैं। तो इसके लिए ढेर सारे शर्तें लागू। तो अब शर्तों की लिस्ट तो आप यहाँ पढ़ेंगे नहीं, कंडीशंस अप्लाइड है। तो वैसे बैंक जो आरबीआई के अनुसूची 2 में शामिल होते हैं, दोज बैंक्स हु केम अंडर, तो आरबीआई एक्ट शेड्यूल 2, दोज बैंक्स हु कम अंडर आरबीआई एक्ट शेड्यूल 2, 2 को तो हम शेड्यूल में ऐसे लिखते हैं, those are known as banks are known as scheduled banks, scheduled banks। ये सब शेड्यूल्ड बैंक्स जो आरबीआई के अनुसूची 2 में शामिल है, शेड्यूल्ड बैंक्स। कैसे बैंक्स है? शेड्यूल्ड बैंक्स। तो ये सब जो है वो शेड्यूल्ड बैंक कहे जाते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक, डिफरेंशियल बैंक, ये सब शेड्यूल्ड बैंक है। जो नॉन शेड्यूल्ड बैंक्स भी हैं, कुछ कुछ नॉन शेड्यूल्ड बैंक भी है जिसका आपने नाम ही नहीं सुना होगा। अलग अलग टाइप के नॉन शेड्यूल्ड बैंक है जिसका आपने नाम ही नहीं सुना होगा कभी। XYZ बैंक, संजीवन बैंक, संजीवनी, एक संजीवनी है वो अलग है, संजीवन बैंक, और बहुत सारे ऐसे बैंक है जिसको हमको नहीं जानना। तो जिसको हमको जानना ही नहीं उस पर क्यों हम लोग अपना पिता माथा लगाएं। तो ये नॉन शेड्यूल्ड बैंक को हमको नहीं जानना, शेड्यूल्ड बैंक को हमको समझना है। तो शेड्यूल्ड बैंक को हमको समझना है। तो बैंकिंग में एक तो हम ये समझेंगे कि बैंक का बारे में, और दूसरा हम ये जानेंगे नॉन बैंक के बारे में। दूसरा हम क्या जानेंगे? नॉन बैंक्स, नॉन बैंक्स के बारे में। तो नॉन बैंक्स में हम सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो देखेंगे ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। अभी आपको लिखना नहीं है, बस अभी समझते चलिए। इसमें कौन कौन आ जाएगा? पहला नाबार्ड या एक्सिम, पहला एक्सिम, एक्सिम बैंक। दूसरा नाबार्ड बैंक। तीसरा नेशनल हाउसिंग बैंक। चौथा सिडबी। और पांचवा नाफिड, नाफिड, पांचवा नाफिड। ना नेशनल बैंक फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये हम देखेंगे। तो हमारा जो देखने का क्रम है वो सबसे पहले क्या होगा? देखिए, सबसे पहले हम बैंकिंग सेक्टर में सबसे पहले हम देखेंगे आरबीआई को, ठीक है। फिर हम देखेंगे सार्वजनिक बैंक को, फिर हम देखेंगे निजी बैंक को, फिर हम देखेंगे विदेशी बैंक को, फिर हम देखेंगे इसको। अब इतना को देखने के बाद हम देखेंगे ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज को, और उसके बाद कुछ बैंकिंग टर्मिनोलॉजी देखेंगे। तो आज और कल दोनों में मिला करके ये क्लासेस खत्म होगा। बैंकिंग एक बड़ा टॉपिक है, छोटा टॉपिक नहीं है जिसको एक ही दिन में समेट दिया जाए, बड़ा टॉपिक है। तो आज और कल मिला करके हम लोग जो है वह इसको कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं आरबीआई के पास, सबसे पहले चलते हैं आरबीआई, ठीक है। आरबीआई, तो देखिए होता क्या है कि आरबीआई जो है हुआ क्या कि 1913 में जो कमर्शियल बैंक थे उनको कहा गया कि भैया आप जो है वो कंपनी एक्ट के तहत अपने आप को रजिस्टर कराइए। ये 1913 की बात है। कहा गया कि आप अपने आप को एक कंपनी के तौर पर रजिस्टर करिए, बैंकों को कहा गया अंग्रेजों के समय। बैंकों ने अपने आप को कंपनी के तौर पर रजिस्टर करा लिया, लेकिन ताकि वो प्रॉपर रजिस्टर्ड हो जाए, मतलब बैंक अलग थलग ना हो, एक प्रॉपर रजिस्टर रहे,
इसीलिए ऐसा करवाया गया था कि कंपनी के तौर पर रजिस्टर हो जाए। लेकिन बैंकों में जो था ना, वो सीआरआर, एसएलआर, इन सब के नियम उस समय बैंकों पर लागू नहीं थे। आप समझ ही रहे हैं कि मान लो 100 रुपया या 100 रुपए का लोन घुमा दिया, और मान लेते हैं कि लोन का पैसा वापस नहीं आया, तो बैंक तो डूब जाएगा। अभी क्या होता है, सीआरआर और एसएलआर का अलग से पैसा रखना पड़ता है कि जब बैंक डूबेगा तो वो पैसे से मदद होगी। लेकिन उस समय तो ऐसा था नहीं, सीआरआर एसएलआर का कोई नियम नहीं था। तो 1913 में ऐसा कोई नियम सीआरआर और एसएलआर का नहीं था। बहुत नियम जो है वो आसान थे। उसके बाद क्या हुआ, अब इस कारण से ना बैंकों में क्राइसिस आ जाती थी, क्योंकि बैंक लोन दिए, अब लोन चुकता ही नहीं हुआ तो बैंक डूब गए। अब इस कारण से क्या हुआ, 1926 में एक हिल्टन यंग कमीशन है। क्या नाम है? हिल्टन यंग कमीशन। तो हिल्टन यंग कमीशन ने अंग्रेजों के समय कहा कि भैया एक आप सेंट्रल बैंक बनाइए जो इन सारे बैंकों को देख सके। ये बैंक कभी भी अगर डूब जाएंगे तो पूरी इकोनॉमी तबाह हो जाएगी। अब सोचो ना भाई, आप सारा पैसा कहाँ रखते हैं? बैंक में। अब अगर बैंक डूब जाए तो आपकी स्थिति सोचिए क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी बहुत। आपके पास खर्च करने के लिए नहीं होंगे, कंपनियों का सारा पैसा बैंक में होता है, कंपनियां भी निवेश नहीं कर पाएगी। तो कहने का मतलब है कि अगर बैंक डूब जाएगा तो पूरा उत्पादन और अर्थव्यवस्था ठप पड़ जाएगी। इसीलिए हिल्टन यंग ने यह सिफारिश दी कि बैंकों को कहा कि भाई आप जो है वह एक तरह से एक सेंट्रल बैंक बनाइए। अंग्रेजों को ऐसा कहा कि बैंकों के लिए एक सेंट्रल बैंक बनाया जाए, लेकिन बैंक जो है वो नहीं माने। उसके बाद 1929 में सोचिए क्या हुआ, अमेरिका में बैंक डूब गए। अब अमेरिका में जब बैंक डूब गए तो उसका नुकसान केवल अमेरिका को ही नहीं हुआ, पूरे विश्व को हुआ। आप सोचिए कैसे। ऐसे मान लीजिए कि हम अमेरिका में कुछ मान लेते हैं एक्सपोर्ट करते हैं, तो जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो वहां से हमको पैसा मिलता है। अब वहां का बैंक जब डूब जाएगा तो वहां के लोगों के पास पैसा फिर कहां से आएगा? सारा पैसा तो बैंक में था, अब बैंक डूब गया तो यहाँ से जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसका पैसा भी हमको नहीं मिल रहा है। तो ये डूबा बैंक अमेरिका में, लेकिन उसका पैसा चूंकि इंडिया में भी नहीं आ रहा है तो इंडिया के लोगों को भी नुकसान हो रहा है। अब यहाँ पर जब पैसा नहीं आएगा हमारे निर्यातकों को, हमारे एक्सपोर्टर्स को, तो हमने भी तो बैंक से यहाँ इंडिया में लोन लेकर रखा है। अब ऐसा सोचिए कि इंडिया का एक्सपोर्टर है, इंडिया के बैंक से लोन लिया, काम किया, अमेरिका को एक्सपोर्ट किया, पैसा आता है। अब अमेरिका से पैसा आना बंद हो गया तो इंडिया का भी जो लोग है वो भी यहाँ पर पैसा बैंक में कैसे चुकाएगा? तो एक तरह से सिस्टम पूरे तरीके से खराब हो गया 1929 में। तब अंग्रेजों को लगा कि नहीं नहीं, जो हिल्टन यंग कह रहे थे वो बिल्कुल सही था। अब हमको आरबीआई की या फिर एक सेंट्रल बैंक की स्थापना करनी आवश्यक है। 1934 में इसी प्रकार से अंग्रेजों ने आरबीआई एक्ट जो है वह लेकर के आया। कब लेकर के आए? तो 1900 कब लेकर के आए? तो 1901 मिनट कब लेकर के आए हैं? तो 1900 अगर देखा जाए तो 1934 में आरबीआई एक्ट लेकर के आए और 1 अप्रैल 1935 से आरबीआई ने काम करना शुरू कर दिया। इस तारीख से आरबीआई ने काम करना शुरू कर दिया। तो आरबीआई की कहानी 1913 से शुरू होकर एक्चुअली उनकी कहानी 1926 में शुरू हुई और उसके बाद 1934 को अधिनियम आया और फिर फाइनली आरबीआई एक्ट के माध्यम से 1934 में आरबीआई बन गया, जिसने अपना काम 1 अप्रैल 1935 से करना शुरू कर दिया। ये रही पूरी कहानी। ठीक है, तो अब इसी कहानी को हम यहाँ पर समझते हैं। देखिए 1913 में वाणिज्यिक बैंकों को कंपनियों के एक्ट के तहत पंजीकरण कराने की आवश्यकता थी, लेकिन सीआरआर इन सब के कोई मानक नहीं थे। भारतीय मुद्रा पर रॉयल कमीशन ने भारतीय रिजर्व बैंक नामक केंद्रीय बैंक स्थापित करने की सिफारिश की। मंदी के कारण अमेरिका में जो है वो अंग्रेजों को लगने लगा कि सही बात है, इसका स्टार्ट होना चाहिए। 1 अप्रैल से आरबीआई एक अधिनियम पारित हुआ और फिर 1 अप्रैल से आरबीआई जो है वह अपना काम करना शुरू कर दिया, 1 अप्रैल से। और उसके पहले गवर्नर कौन थे? ऑसबोर्न स्मिथ। और पहले भारतीय गवर्नर जो थे वह सीडी देशमुख थे। सीडी देशमुख ये पहले भारतीय गवर्नर है और पहले गवर्नर है ऑसबोर्न स्मिथ। और दोनों में पहले कौन है? तो ऑसबोर्न स्मिथ है। उसके बाद पहले भारतीय गवर्नर बने सीडी देशमुख।
सी.डी. देशमुख। ठीक है, क्लियर है? सी.डी. देशमुख। तो फर्स्ट इंडियन गवर्नर अगर लिख देना हो तो क्या लिख सकते हैं? सी.डी. देशमुख। सी.डी. देशमुख फर्स्ट इंडियन गवर्नर यही थे। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो उसके बाद देखिए 1935 जुलाई में आरबीआई का शेड्यूल 2 है, और जो भी बैंक आरबीआई के शेड्यूल 2 के शर्तों को पूरा करता है उसको अनुसूचित बैंक कहा जाता है। और जो भी अनुसूचित बैंक होगा उसको सीआरआर, एसएलआर ये सब सारा कुछ मेंटेन करना पड़ता है। सी.डी. देशमुख भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में कार्यभार संभाला इन्होंने, और यही जो थे ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में भी गए थे। सी.डी. देशमुख ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन क्या है? ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन से ही वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ इन सब का निर्माण हुआ था, जो सबसे आखिरी में हम पढ़ेंगे। ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन इस पूरे इकोनॉमी में सबसे अंत का चैप्टर हमारा अंतरराष्ट्रीय संगठन है, उसमें हम पढ़ेंगे कि वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ का निर्माण कैसे हुआ। तो एक्चुअली द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ क्या कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद देशों को ऐसा लगने लगा कि पूरे विश्व की हालत बहुत खराब है, इसलिए यह फैसला लिया गया कि ब्रिटेन वुड जो कि अमेरिका में जगह है वहां पर आकर के इसकी शांति व्यवस्था विश्व में कैसे बहाल की जाए इसका उपाय किया जाए। पीस एस्टेब्लिश करने के लिए और विश्व में जो भी डिस्ट्रक्शंस हुए थे, जो भी अवसंरचना का नुकसान हुआ था युद्ध के चलते, उन सबको ठीक करने के लिए ब्रिटेन वुड में एक सम्मेलन हुआ 1944 में, और उसी सम्मेलन से वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ जैसी संस्था का आप नाम सुने होंगे वो निकला है। तो हम उसमें पढ़ेंगे भारत की तरफ से सी.डी. देशमुख जो द्वितीय हमारे वित्त मंत्री थे और पहले भारत के इंडियन गवर्नर थे, वो वहां प्रेजेंट हुए थे। ये भारत की तरफ से हुआ था। ठीक है, जिस समय आरबीआई बना था उस समय आरबीआई के पास, आरबीआई जो था वह उसमें सरकार का जो हिस्सा था वो मात्र 4 से 5% के बीच था, यानी 96% के करीब जो है वो आरबीआई का मालिक प्राइवेट बॉडी था। लेकिन 1948-49 में क्या किया गया कि आरबीआई का जो ऑनरशिप था उसको ट्रांसफर कर दिया गया, और आरबीआई जो है वो अब भारत के सरकार के तहत आ गया। यानी जितने भी निवेशक थे, निजी निवेशक, उनके शेयर सरकार ने खरीद लिए, और आरबीआई अब सरकार की बॉडी बन गई और संसद यानी पार्लियामेंट के प्रति जवाबदेह हो गई। 1949 में बैंकों की रेगुलेट करने के लिए जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 लाया गया, और इस 1949 के बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में आरबीआई को यह पावर दी गई कि आरबीआई किसी भी कंपनी को बैंक खोलने का लाइसेंस दे सकता है, बैंकों को नई शाखा लाने की अनुमति दे सकता है, बैंकों के लिए ऑडिटिंग, बैंकों को किस प्रकार कहां पैसा बैंकों का जा रहा है, एसएलआर बैंक पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इन सब चीजों को जो है वह इसी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत आरबीआई को यह पावर दी गई कि बैंकों पर एसएलआर लगा सके, बैंकों को लाइसेंस दे सके। ये जो है वो इसी अधिनियम के तहत हुआ। तो जो कल हम लोगों ने पढ़ा था एसएलआर, तो जो एसएलआर आया है वह एसएलआर इसी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत आया है, और जो सीआरआर आया है वह आरबीआई एक्ट के तहत आया है। तो सीआरआर वाला ये वाला एक्ट है, और एसएलआर, क्योंकि बिना कानून के अगर आप कोई भी चीज बोलेंगे कि 4% ऐसे रखो, 18% ऐसे रखो, तो कोई नहीं मानेगा। तो बिना कानून के कोई नहीं मानेगा, इसीलिए एक कानून लाया गया, तो आरबीआई एक्ट से सीआरआर बन गया और एसएलआर बना आपको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट से। तो कहानी 1913 से शुरू होकर 1949 तक की कहानी ऐसी ही है। 1913 में बैंकों को कंपनी बनाने का आदेश दिया गया। बैंकों के नियम हल्के थे, जिस कारण से यह डर था कि बैंक कभी भी डूब सकते हैं, जिससे पूरी इकोनॉमी तबाह हो सकती है। 1926 में हिल्टन यंग ने एक सिफारिश भी दी, हालांकि उसको फॉलो नहीं किया गया। फिर 1934 में आरबीआई एक्ट बनाया गया और 1 अप्रैल 1935 से आरबीआई ने काम करना शुरू कर दिया।
आरबीआई के शेड्यूल 2 में जो भी बैंक शामिल होते हैं उनको हम शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक कहते हैं और उनको सीआरआर के नियमों का पालन करना पड़ता है। स्टार्टिंग में आरबीआई जो है वो प्राइवेट बॉडी था, 4.4% ही सरकार का मात्र शेयर था, बाद बाकी 96% प्राइवेट बॉडी था। लेकिन 1948-49 में यह प्राइवेट बॉडी को सरकारी कर दिया गया। इसी बीच जो ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस हुआ था तो भारत के द्वितीय वित्त मंत्री और भारत के पहले आरबीआई गवर्नर, भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख ने वहां हिस्सा लिया था। फिर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में आया, जिसके तहत आरबीआई को यह शक्ति दी गई कि आरबीआई बैंकों को लाइसेंस दे सकता है, आरबीआई उनको शाखा विस्तार के लिए प्रोत्साहित कर सकता है, आरबीआई एसएलआर जो है वो बैंकों से ले सकता है। ये सारा कुछ 1949 तक यहीं पर रहा है। कोई दिक्कत? अब हम अगर आरबीआई की संरचना को देखें, ये सारा कुछ अंग्रेजी में भी यहाँ लिखा है। तो अगर आरबीआई की संरचना को हम देखें तो आरबीआई में नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स भी होते हैं और ऑफिशियल डायरेक्टर्स भी होते हैं। ऑफिशियल बॉडीज में आरबीआई का गवर्नर होते हैं और 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं। नॉन ऑफिशियल में 2 गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हैं, 10 डायरेक्टर होते हैं जिनको सरकार नामित करता है और 4 वेस्ट, ईस्ट, नॉर्थ और साउथ, 4 जो है ना आरबीआई का 4 शाखा है, वेस्ट में, ईस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में। इन 4 शाखाओं के 4 डायरेक्टर्स होते हैं। तो टोटल आरबीआई के अंदर जो है वह गैर अधिकारी निदेशक भी होते हैं और आधिकारिक निदेशक भी होते हैं। तो इतने लोग आरबीआई के अंतर्गत मेनली जो है वो इतने लोग शामिल होते हैं। अब ये 4 जो बोर्ड होता है अलग अलग जगहों पर होता है, तो 4 बोर्ड के बारे में आप देख सकते हैं। तो जैसे यहाँ है बोर्ड, तो ये 4 अलग अलग जगह पर बोर्ड होते हैं। जैसे नॉर्थ में हेडक्वार्टर है उसका दिल्ली, पूर्व वाला कोलकाता, दक्षिण वाला चेन्नई और पश्चिम वाला मुंबई। तो ये 4 जो उसके क्षेत्र है, इस 4 क्षेत्र के 4 डायरेक्टर जो है वह इसमें शामिल होते हैं, जो आप यहाँ देख सकते हैं। 4 डायरेक्टर्स फ्रॉम द लोकल बोर्ड ऑफ आरबीआई। तो 4 लोकल बोर्ड से 4 डायरेक्टर। तो ये जो है वो कुछ आरबीआई के नॉन ऑफिशियल्स और कुछ ऑफिशियल डायरेक्टर्स होते हैं। जो आरबीआई बोलते हैं ना, आरबीआई की संरचना क्या है, तो आरबीआई की संरचना में यही लोग शामिल हैं। ठीक है, चलिए अब बात ये हो सकता है कि आरबीआई और आरबीआई के गवर्नर्स का सिलेक्शन कैसे होता है। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखिए कि आरबीआई एक्ट के धारा 8 के अनुसार अधिकतम 4 ही उप गवर्नर या डेप्यूटी गवर्नर हो सकते हैं। यानी आरबीआई में मैक्सिमम 4 ही डेप्यूटी गवर्नर हो सकते हैं, उससे ज्यादा डेप्यूटी गवर्नर नहीं हो सकते। ठीक है, इसके अलावा इनकी जो चयन करती है वो कौन करती है, तो उसके लिए एक बॉडी है, फिनेंशियल सेक्टर रेगुलेटरी अपॉइंटमेंट सर्च कमिटी, इसको हिंदी में कहते हैं वित्तीय क्षेत्र नियामक नियुक्ति खोज समिति। तो ये बॉडी जो है वह इनको चयन करती है, मतलब इनका नाम सिफारिश करती है। और इस बॉडी के हेड होते हैं कैबिनेट सचिव, आईएएस कैटेगरी, आईएएस रैंक के ये होते हैं। ये जो है ये अपना नाम देते हैं किसको, तो प्रधानमंत्री वाली अध्यक्षता वाली नियुक्ति समिति को, नियुक्ति समिति को ये अपना नाम देते हैं। तो सबसे पहले 4 ही हो सकते हैं। उसके बाद इनकी नियुक्ति कैसे होती है, तो फिनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर अपॉइंटमेंट सर्च कमिटी होता है एक, जिसका हेड कैबिनेट सचिव होता है। तो वो नाम देता है भैया कि किसको गवर्नर और डिप्टी गवर्नर बनाना है। उसके बाद ये नाम जाता है अपॉइंटमेंट सर्च कमिटी को, जिसके हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर। और फिर फाइनली नाम का अप्रूवल होता है। 3 साल के लिए इनका कार्यकाल होता है। लेकिन लेकिन जरूरी नहीं है कि 3 साल ही होगा, जरूरत लगने पर इसको जो है वह बढ़ाया भी जा सकता है और रीअपॉइंटमेंट पॉसिबल है, नीचे में लिखा हुआ है कि रीअपॉइंटमेंट करा जा सकता है, मतलब इनकी नियुक्ति दोबारा जो है वह हो सकती है। ये जो है ये यही तरीका है जिस तरीके से आरबीआई के गवर्नर और डिप्टी गवर्नर को सेलेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो हमने एक आरबीआई की संरचना देख ली और हमने जो है वो एक आरबीआई की संरचना देख ली। तो हमने क्या क्या देखा है ये थोड़ा सा देख लीजिए। एक तरफ तो हमने आरबीआई की संरचना देख ली, ठीक है, स्ट्रक्चर। एक तरफ आरबीआई का हमने स्ट्रक्चर देख लिया, दूसरी तरफ हमने जो है वो आरबीआई
लोकल बोर्ड्स देख लिए 4 है, और फिर हमने आरबीआई के गवर्नर और डेप्यूटी गवर्नर का रिक्रूटमेंट देख लिया। डेप्यूटी गवर्नर अधिकतम 4 ही हो सकते हैं, इससे ज्यादा डेप्यूटी गवर्नर नहीं हो सकते। भी हम चारों का नाम भी आपको दिखाते हैं, ठीक है। अब अगर सबसे मेन चीज है कि आरबीआई का काम कैसा है, आरबीआई का वर्क, सबसे मेन चीज है कि आरबीआई के कार्य, तो फंक्शंस ऑफ आरबीआई, ये हमको देखना है। आरबीआई कौन कौन सा काम जो है वह करता है, ठीक है। फंक्शंस क्या क्या है आरबीआई के, तो फंक्शंस क्या क्या है आरबीआई के। तो सबसे पहला फंक्शन जो आरबीआई का है वो है कंट्रोलर का। किसका है? कंट्रोलर, यानी आरबीआई नियंत्रक है। किसका? तो आप कहोगे कि सर आरबीआई नियंत्रक है, इसको नियंत्रक किसका बोलेंगे? तो नियंत्रक है एक तो विदेशी मुद्रा का, भाई जो भी विदेशों से पैसा आता है उसको रखने की जिम्मेदारी, कहाँ रखा जाएगा, कैसे रखा जाएगा, खर्च करना, ये सब सारा आरबीआई देखता है। दूसरा, आरबीआई मौद्रिक नीति बनाता है, आपने पढ़ ही लिया ये, और इसके माध्यम से क्या करता है? इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है। तो आरबीआई मौद्रिक नीति बनाता है और आरबीआई विदेशी मुद्रा का नियामक है, मतलब उसको कंट्रोल करके रखता है, विदेशी मुद्रा भंडार को, ठीक है। विदेशी मुद्रा भंडार को कंट्रोल करके रखता है। इसके अलावा आरबीआई दूसरा रेगुलेटर भी है। आरबीआई रेगुलेटर भी है, किसका? तो बैंकों का, गैर बैंकों का, जो हम अभी पढ़ रहे हैं, बैंक का, नॉन बैंक का, आरबीआई रेगुलेटर भी है। तीसरा, आरबीआई बैंकों का भी, रेगुलेटर का मतलब है नियामक। तीसरा, आरबीआई बैंकों का बैंक है। बैंकों का बैंक कहने का मतलब क्या हुआ? पहला, बैंक जो है वो आरबीआई में अपना पैसा जमा कर सकता है। बैंक जो है वो आरबीआई से कुछ सलाह ले सकता है, और बैंकों को अगर कोई विकल्प नहीं है तो बैंक आरबीआई से उधार ले सकता है रेपो रेट पर, यानी उस कंडीशन को कहते हैं लेंडर्स ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। यानी अगर बैंकों को कोई लोन नहीं दे रहा है तो अंतिम विकल्प कौन है? आरबीआई। अब ये जो है ये तीनों आरबीआई का बैंकर्स बैंक वाला फंक्शन के अंतर्गत आता है। और चौथा है कि कुछ आरबीआई के अदर जो फंक्शंस हैं वो भी हैं, इनको हम एक बार देखते हैं। आरबीआई के कार्य के तौर पर एक मौद्रिक नीति बनाता है नियंत्रक, विदेशी मुद्रा भंडार का विनियमन करता है, उसको भी देखता है, मतलब उसको भी उसका नियंत्रक है। विदेशी मुद्रा भंडार के लिए हमारे पास एक कानून है, ठीक है, जिसका नाम है फेमा, फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो फेमा के तहत, फेमा में जो भी नियम लिखा है उसके तहत विदेशी मुद्रा का नियंत्रण करता है, उसको देखता है कौन? आरबीआई। बैंकों को देखता है, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंटरमीडिएट, जो हमको सब कुछ पढ़ना है, बैंक, नॉन बैंक, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, डिजिटल पेमेंट, सबको वो देखता है। बैंकर भी है किसका? राज्य तथा केंद्र सरकार का। ये बैंकर के तौर पर भी जाना जाता है, राज्य तथा केंद्र सरकार का, क्योंकि राज्य सरकार, केंद्र सरकार को जो भी पैसा जमा करना होता है वो सारा कुछ आरबीआई में होता है। पब्लिक डेट मैनेजर है किसका? केंद्र तथा राज्य सरकार का। केंद्र सरकार, सरकार तथा राज्य सरकार का जो भी पैसे से संबंधित जो भी चीजें हैं, लोन से संबंधित, लोन कितना लेगी केंद्र सरकार, ये सब सारा कुछ कौन देखता है? आरबीआई। तो आरबीआई कंट्रोलर भी है, रेगुलेटर भी है और बैंकर भी है। और बैंकर है इसीलिए उसको पब्लिक डेट मैनेजर कहा जाता है। जैसे होता है ना भाई कि एक कंपनी है, उसको वो कहाँ लोन लेगी, कहाँ कितना पैसा देगी, कब क्या करेगी, ये सारा कुछ देखने वाला कौन है? कंपनी का कोई ना कोई बॉडी होता होगा। तो उस वजह से सरकार का ये सारा कुछ देखने वाला जो है वह आरबीआई है, इसीलिए इसको पब्लिक डेट मैनेजर कहा जाता है। और फिर आरबीआई जो है वो बैंकों का बैंक भी है। कैसे है? आरबीआई में बैंक पैसा जमा कर सकते हैं, आरबीआई बैंकों का
अंतिम विकल्प का साधन है, कोई लोन नहीं देगा तो बैंकों को आरबीआई देगा, और बैंकों को मौद्रिक मामलों में सलाह भी आरबीआई। पब्लिक डेट मैनेजर का मतलब हुआ कि सरकार के लिए टोटल ऋण का टोटल व्यवस्था आरबीआई देखेगा, किससे लेना है, कितना लेना है, कैसे लेना है, कब देना है, सारा कुछ। तो इसलिए सरकार का बैंकर भी कहा जाता है, इसलिए उसको सरकार का बैंकर भी कहा जाता है। इसके अलावा आरबीआई के कुछ अदर फंक्शंस भी हैं, जैसे आरबीआई चाहता है फिनेंशियल इंक्लूजन। फिनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता है वित्तीय समावेशन, मतलब है कि सभी लोगों के पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए, ठीक है, उनकी एक फिनेंशियल आइडेंटिटी होनी चाहिए, मतलब वित्तीय पहचान। एक होता है व्यक्ति का अपना नॉर्मल पहचान जो आधार कार्ड है, वित्तीय पहचान का मतलब है कि व्यक्ति के पास अपना एक अकाउंट नंबर होना चाहिए जिसमें पेमेंट हो सके, ठीक है। साथ ही साथ आरबीआई लोगों को कोई शिकायत ना हो इसके लिए भी ध्यान रखता है, और इसके लिए भी ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिसर यानी शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति करता है, उसको भी देखता है। अलग अलग संस्थाओं से हम पढ़ेंगे आगे बेसल, तो बेसल या अलग अलग संस्थाओं के साथ आरबीआई कोलैबोरेट भी करता है ताकि वित्तीय स्थिति बेहतर रहे देश की, और अलग अलग आंकड़ों को भी निकालता है, जैसे एनुअल फिनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जैसे आंकड़ों को भी आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है। तो ये सब कुछ कार्य हैं जो किसके हैं, ये सब कुछ कार्य हैं जो आरबीआई के कार्य के तौर पर हम देख सकते हैं। ये सब आरबीआई के कार्य हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है, और ये भी ध्यान रखना है कि कंट्रोलर का कार्य कौन सा है, रेगुलेटर किसमें किसका है, बैंकर किसका किसका है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और एक बैंकर, बैंकर दोनों का है, बैंक का भी बैंकर है और सरकार का भी बैंकर। सरकार का बैंकर है इसलिए उसको पब्लिक डेट मैनेजर कहा जाता है, क्योंकि सरकार के सारे लोन्स का सारा जो चिट्ठा है वो आरबीआई के पास ही होता है, कितना लोन कैसे लेना है, क्या लेना है, कैसे लेना है, क्या करना है, ये सब, ठीक है। तो ये जो है वो आरबीआई का कार्य है, ठीक है। तो हम लोगों ने जो है वो आरबीआई जो इसका पहला पिलर था, इस आरबीआई को हम लोगों ने देख लिया है, ठीक है। तो बैंकिंग में आरबीआई को जो है वो हम लोगों ने देख लिया है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा पिलर है वो है पब्लिक सेक्टर बैंक। तो अब हमारा जो नेक्स्ट पिलर है वो है पब्लिक सेक्टर बैंक, ये देख चुके हैं। हमारा नेक्स्ट पिलर है पब्लिक सेक्टर, फिर प्राइवेट सेक्टर, फिर डिफरेंशियल, इसको देखना है, तो इसको हम लोग जो है वो कल देखेंगे। अभी हम लोग इसको यहीं पर स्टॉप करते हैं, कल जो है वह इसके आगे हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।